सबसे पहली चीज़ जो आज की क्लास में हमने पढ़ना है वो दो स्टैंडर्ड्स को इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। पहला हमारे पास आइज़ा 550 है, फिर हमारे पास आइज़ा 570 है। इन दो को हम कवर करते हैं इंशाल्लाह आज की क्लास में। अगर हम आइज़ा 550 देखें तो आइज़ा 550 हमारे पास ये 1 पेजर समरी है, बड़ी ज़बरदस्त है। इसको इंशाल्लाह आज कवर करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है ना बच्चों, वो है आइज़ा 550 में रिलेटेड पार्टी। ठीक है, अब एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। रिलेटेड पार्टी जो है उसको आप इस तरीके से देखिएगा कि हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड है आइज़ा 550 रिलेटेड पार्टी, ये बेसिकली आइज़ा एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जो किसके ऊपर अप्लाई होता है भाई? ऑडिटर्स के ऊपर अप्लाई होता है, ऐसा ही है। और जो रिलेटेड पार्टीज़ है ये कहाँ पे आ रही होती हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही होती हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई चीज़ आ रही होती है तो वो किसके हिसाब से आती है भाई? जल्दी से बता दें। अगर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेट तो वो IFRS। अच्छा बच्चों मुझे बता दो IFRS कौन सा है रिलेटेड पार्टी के ऊपर? तो वो हमारे पास है IAS 24। IAS 24 आपसे कहता है कि भाई आपने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई भी करना है, अकाउंट फॉर भी करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका डिस्क्लोजर भी देना है। सही है। और RP के ऊपर वो हमें बता देता है डेफिनेशन के थ्रू कि हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से लोग रिलेटेड पार्टीज होते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में RP को आइडेंटिफाई करना, अकाउंट फॉर करना, डिस्क्लोज करना किसकी जिम्मेदारी है बच्चों? जल्दी से बता दो किसकी जिम्मेदारी है? FS को IFRS के हिसाब से बनाना, आइज़ा 200 पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है बच्चों। के यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ठीक है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होगी यहाँ पे? ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होगी प्यारे बच्चों? यहाँ पे ऑडिटर की जिम्मेदारी होगी कि क्या मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर दिया है कि नहीं कर दिया। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब है, यूं समझिएगा कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी। सही है। अच्छा, अब तक हमने ऑडिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां पढ़ ली हैं बच्चों? कोई बताएगा? अब तक हम नॉर्मली ऑडिट करते हैं किसी भी चीज के ऊपर तो कौन से स्टेप इन्वॉल्व हो रहे होते हैं? जल्दी से बता दें। कुछ स्टेजेस होती है ना ऑडिट की, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, प्लानिंग में हमारे पास क्या काम करते हैं हम? प्लानिंग में जल्दी से बता दो मेरे बच्चों। प्लानिंग में हम क्या काम करते हैं? हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं। क्यों अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं? ताकि रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें और असेस कर सकें। और रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस क्यों करते हैं? ताकि उसके अगेंस्ट हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकें, ताकि हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए। या तो ऑब्टेन होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो स्कोप लिमिटेशन है, अगर हो गया तो क्या कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है कि नहीं हुई? बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, बेहतरीन हो गया। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए और इसी चीज को हम सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं भाई? हम सबसे पहला काम करते हैं प्लानिंग। ठीक है। तो प्लानिंग में हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और असेस करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? इंक्वायरी किससे करूं? मैनेजमेंट से। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? ये सारी की सारी चीजें कहां से उठ के आ रही हैं भाई? ये सारी की सारी चीजें कहां से उठ के आ रही हैं? जल्दी से बताते हैं। डन हो गया। अच्छा, 315 और 200 बिल्कुल सही कह रहे हो। 315 और 200 मैनेजमेंट से इंक्वायरी क्यों कर रहा हूँ? मैनेजमेंट से इसलिए इंक्वायरी कर रहा हूँ बिकॉज आइज़ा 200 में मुझे बताया गया कि मैनेजमेंट प्राइमरी जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं इंक्वायरी करूँ क्या? मैं ये इंक्वायरी नहीं करूंगा कि यार एनवायरमेंट में क्या चल रहा है। मैं इंक्वायरी, चूंकि मेरी जिम्मेदारी है विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी, तो मेरी इंक्वायरीज भी रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड होंगी कि भाई रिलेटेड पार्टी का नाम बताएं, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताएं और उनके साथ क्या ट्रांजैक्शंस आपने करी है वो बताएं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फिर मैनेजमेंट के पास में जाऊंगा और मैं कहूंगा भाई रिलेटेड पार्टी में तो मतलब एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होता है, तो मुझे बताएं क्या आपके पास क्या कंट्रोल्स हैं? आइज़ा 315 का पूरा नाम याद है ना? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो अगली इंक्वायरी मेरी इंटरनल कंट्रोल की हो जाएगी। मैनेजमेंट से पूछूंगा भाई आप बताएं आपका क्या प्रोसेस है, आप किस तरीके से आरपी को आइडेंटिफाई करते हैं, आरपी को अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज कैसे करते हैं, कौन आरपी को ऑथराइज करता है और अप्रूव करता है, और अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो उसको कौन ऑथराइज एंड अप्रूव करता है। सही है। जैसे ही मुझे रिलेटेड पार्टी के नाम पता चलेंगे मैं फौरन से एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट कर दूंगा। प्यारे बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये सुनिएगा मेरी बात को। और फिर वो कहता है कि वाई हाई रिस्क ऑफ मटेरियल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। वाई रिलेटेड पार्टी में क्यों नॉर्मली रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा होता है? इसलिए बिकॉज रिलेटेड पार्टी ऑपरेट करती है थ्रू एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर
बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एक कंपनी है, फिर उसकी एक और सब्सिडरी है, फिर उस सब्सिडरी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, फिर उसकी एक और सब्सिडरी है। तो अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो नॉर्मली हाई रिस्क होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी इनइफेक्टिव। सिस्टम जो होता है जो कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, वो ट्रांजैक्शन सेल्स परचेज तो रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन वो सिस्टम ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता नॉर्मली कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है भी या नहीं। तो उसका डिस्क्लोजर बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और मे नॉट बी कंडक्टेड अंडर द नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन। ये वो रीजन है जिसकी वजह से रिलेटेड पार्टी पे इनहेरेंट रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, जहां आप ये प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेंगे बच्चों, जहां आप ये प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेंगे, जब आपने ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, तो मुझे एक बात बताएं, इससे क्या होगा? जब आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे बच्चों, तो इससे क्या होगा? इससे रिस्क आइडेंटिफाई होंगे। सही है? तो पहला रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, दूसरा रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, तीसरा रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, चौथा रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, पांचवा रिस्क आइडेंटिफाई हो गया। सही है? तो हमारे पास 5 रिस्क है। पहला रिस्क कि मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई नहीं करी होगी या आपको सारी की सारी आरपी कम्युनिकेट नहीं करी होगी। क्या यहां तक बात समझ आता है? कंप्लीटनेस ऑफ ऑल द रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी आपको कम्युनिकेट नहीं करी। तो अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना है तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखें, आप शेयर होल्डर रजिस्टर देखें, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखें, आप लीगल कंफर्मेशंस वगैरह देखें। इससे आपको कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाएगी। सही है? क्या तक बात समझ आती है? इसको इस तरीके से समझें कि एक कंपनी है, उसकी एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, उसकी एक एसोसिएट कंपनी है। अगर मेरी सब्सिडरी कंपनी है तो मैंने उसमें क्या करी होगी प्यारे बच्चों? अगर ये सब्सिडरी कंपनी है तो मैंने उसमें क्या करी होगी? जल्दी से बता दें। मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी। अगर मैनेजमेंट ने मुझे सब्सिडी डिस्क्लोज नहीं करी तो क्या इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से मुझे पता चल सकता है कि हाँ भाई कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट करी हुई है? यार समझ आ रही है बात? तो इसके पीछे लॉजिक रही। तो ये जो वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं ये आरपी की डेफिनेशन से आ रहे हैं जो कि IAS 24 में दिए हैं। सही है? अच्छा, दूसरा रिस्क, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होंगी। सही है? आरपी के साथ ट्रांजैक्शन ऐसी की गई है ताकि वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो कंपनी का बिजनेस है नहीं, उसके बावजूद वो ट्रांजैक्शन की गई है। सही है? अगर कोई ऐसी चीज हो जाए जिसमें ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी रिलेटेड पार्टी के साथ तो कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा प्यारे बच्चों। और अगर कोई एग्रीमेंट होगा तो आपने उस एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट करना है। सही है? आप एग्रीमेंट क्यों देखेंगे? ताकि आप इवेल्युएट कर सकें कि इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस रैशनल क्या है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये कंपनी का बिजनेस है ही नहीं। जब कंपनी का बिजनेस है ही नहीं तो कंपनी ने रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शन क्यों करी है? उस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए आपने एग्रीमेंट देखना होगा और एग्रीमेंट में उसके बिजनेस रैशनल को इवेल्युएट करना होगा। बच्चों, क्या तक बात समझ आती है? फिर उसके बाद आपने देखना होगा कि जो टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है कहां पे आ रही है एग्रीमेंट में, क्या वो कंसिस्टेंट है विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन? बिकॉज अगर कोई ट्रांजैक्शन कंपनी का बिजनेस नहीं है, अगर कोई ट्रांजैक्शन कंपनी का बिजनेस नहीं है तो मैनेजमेंट से आप इंक्वायर करेंगे, तो मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे भाई ट्रांजैक्शन करी क्यों है? तो मैनेजमेंट के जवाब को एग्रीमेंट से कंपेयर करेंगे कि दोनों चीजें आपस में मिलती जुलती हैं कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तीसरी चीज, क्या ट्रांजैक्शन अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज है? मतलब जो ट्रांजैक्शन है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया गया है और क्या इस ट्रांजैक्शन को अप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड किया है कि नहीं किया? बिकॉज अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो कुछ कंट्रोल होते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज एंड अप्रूव करना होगा। तो यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? इसको इस तरीके से समझिएगा। मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूं और अगेन मैं बता दूं हमारा रिवीजन सेशन है जो कि क्विक एंड फास्ट होगा। बहुत ही डिटेल्ड और लॉजिकल लेक्चर हमारे ऑलरेडी स्मार्ट लेक्चर्स में आ रहे हैं। सही है? लेकिन एक चीज समझ लें कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है बैंक, ये कंपनी अपना पैसा कहाँ जमा कराती होगी? बैंक के पास जमा कराती होगी। इस कंपनी को लोन चाहिए होगा तो कौन लोन प्रोवाइड करेगा? बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। बच्चों, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, बिकॉज बैंक का काम है डिपॉजिट लेना, बैंक का काम है। तो आप कंपनी से ये नहीं पूछोगे कि भाई डिपॉजिट क्यों करवाया, तो बैंक बोलेगा, मतलब कंपनी बोलेगी भाई तो अपना बैंक बता दे, मैं वहाँ डिपॉजिट करा देता हूँ। जब मैंने अपनी ब्रांच खोली हुई है, जब मैंने अपना ही बैंक खोला है तो मैं अपने पास ही पैसा जमा कराऊंगा ना, मैं किसी और के पास क्यों जमा कराऊँ? क्लियर है बच्चों यहाँ पे? लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने एक लैंड सेल कर दी बैंक को, क्या इस ट्रांजैक्शन, क्या ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं सर, ये तो अब आपको मैनेजर से पूछना पड़ेगा कि भाई ये आपने क्यों करी है। सही? फिर एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास रिस्क 3 है और रिस्क 3 आपसे कहता है कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉट बी डिस्क्लोज। मैनेजमेंट ने ट्रांजैक्शंस तो आइडेंटिफाई कर ली है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डिस्क्लोज नहीं किया है प्यारे बच्चों। सही है? तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉट बी डिस्क्लोज, तो आपने क्या करना पड़ेगा? आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप रिलेटेड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकते हैं। सही है? जो रिलेटेड पार्टी को उसको कंफर्मेशन भेजे ताकि आपको पता चल जाए कि उस ट्रांजैक्शन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। बट चूंकि वो रिलेटेड पार्टी है तो ये वाहिद सिनेरियो है जहां पे कंफर्मेशन आपको मिल रही है लेकिन वो रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस
विटनेस आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा मेरे बच्चों, जल्दी से बता दें। वो आपको रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिटर, आपको कंफर्मेशन मिली है डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन आपके लिए रिलायबल नहीं है। जल्दी से बता दें क्यों नहीं है भाई। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है, ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कौन सी है भाई, ये थर्ड पार्टी है प्यारे बच्चों। ये कौन सी पार्टी है, ये रिलेटेड पार्टी। तो इसी तरीके से आपको एक कंफर्मेशन भेजनी पड़ेगी एक और को, इंटरमीडिएट्स को, जो बीच में बैंक्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, उनको कंफर्मेशन आपने भेजनी पड़ेगी। और अगर आप चाहें तो रिलेटेड पार्टी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं बच्चों। डन हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला रिस्क है फ्रॉड का, कि भाई रिलेटेड पार्टी के साथ तो मैनेजमेंट फ्रॉड भी कर सकती है। अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो रिलेटेड पार्टी को कुछ माल चिपका दिया हमने, सही है। इसके ऊपर सिर्फ बैक एग्जांपल स्मार्ट लेक्चर में आपने ज़्यादा भी देखनी है। तो अगर फ्रॉड हो रहा होगा तो याद है फ्रॉड के प्रोसीजर आइजर 240 क्या करते थे हम फ्रॉड में प्रोसीजर्स, ये कहां से उठ के आ रहे हैं प्यारे बच्चों, याद आया कि हम आइजर 240 में मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते थे, हम आइजर 240 में दोस्त ट्रैफिक गवर्नेंस से इंक्वायरी करते थे बच्चों, याद आ रहा है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे है, मतलब रिस्क है कि ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे नहीं है, तो इसके लिए मेरे पास क्या प्रोसीजर है, कंपेयर ट्रांजैक्शन विद द अनरिलेटेड पार्टी। अगर आपने अपने कस्टमर को एक चीज बेची है, आपने अपने रिलेटेड पार्टी को एक चीज बेची, तो आप चेक करेंगे क्या वो चीज कस्टमर को भी बेची गई है कि नहीं गई, और अगर कस्टमर को भी बेची गई है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन सेम है कि नहीं है। अगर उस ट्रांजैक्शन की कोई एक्टिव मार्केट है, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सब्सिडी को शेयर सेल कर दिया, सही है। जब मैंने शेयर्स बेच दिए, जाहिर सी बात है शेयर्स मैंने बाकी कस्टमर्स को तो नहीं बेचे होंगे, वो एक ही शेयर था, मैंने अपनी होल्डिंग अपनी सब्सिडी को बेच दिया। तो क्या शेयर्स की एक्टिव मार्केट होती है नॉर्मली अगर लिस्टेड हो तो मैं एक्टिव मार्केट में जाके चेक कर सकता हूँ कि उस दिन स्टॉक एक्सचेंज पे क्या प्राइस आ रही है, तो कितने की बिकी। अच्छा, एक्टिव मार्केट नहीं है, मैंने जमीन बेच दी है, मैंने लैंड बेच दी है, मेरे पास एक ही लैंड थी और मैंने वो लैंड बेच दी। अब लैंड मैंने बाकी कस्टमर को भी नहीं बेची, लैंड की एक्टिव मार्केट भी नहीं होती, तो मुझे किसको एंगेज करना पड़ेगा भाई, जल्दी से बता दें। एक्सपर्ट तो याद आ रहा है, आइजा 500 और आइजा 620 के प्रोसीजर आपको लिंक करके पूछ सकता है वो। और फिर तीसरी चीज, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है और मैनेजमेंट की जो एजम्पशंस हैं क्या वो रीजनेबल है कि नहीं, सही है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जामिनर ने आज तक नहीं पूछा है, चांसेस है कि आपसे पूछ सकता है, और इसके अंदर हमारा एक्सपर्ट भी लिंक हो सकता है। जो हमारे पास पहला रिस्क था, कंप्लीटनेस ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टी। अगर ऑडिटर इफ न्यू रिलेटेड पार्टी और न्यू ट्रांजैक्शन विद द एग्जिस्टिंग रिलेटेड पार्टी अगर आइडेंटिफाई हो जाती है प्यारे बच्चों, सही है, तो अगर ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कोई एक नई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली, तो ऑडिटर फौरन से वो काम क्या करेगा, एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करेगा। वो फौरन से क्या करेगा भाई, एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करेगा। ये प्रोसीजर कहां से उठ के आ रहा है भाई, ये प्रोसीजर उठ के आ रहा है यहां से। डन हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि उसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं सारी की सारी मुझे कम्युनिकेट करो। ये कहां से आज उठ के आ गया, ये हमारे पास यहां से उठ के आ गया बच्चों, सही है। उसके बाद मैनेजमेंट से इंक्वायर करूंगा कि आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनइफेक्टिव क्यों थे। ये मेरे पास कहां से उठ के आ गया प्यारे बच्चों, जल्दी से बताते हैं। ये मेरे पास कहां से उठ के आ गया, ये कहां से उठ के आ गया, ये मेरे पास उठ के आ गया इंटरनल कंट्रोल से। जहां मैनेजमेंट से आपने पूछा था कि बताएं आपके क्या इंटरनल कंट्रोल्स है, मैनेजमेंट ने कहा था हमारे पास ये इंटरनल कंट्रोल्स है टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी। बट चूंकि मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं करी, ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करी, तो मैनेजमेंट से मैं इंक्वायर करूंगा कि बताएं आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनइफेक्टिव क्यों थे, सही है। फिर मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। जब ये सारे काम वापस करूंगा तो इसका मतलब है कि जब मैंने एक रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली और मैनेजमेंट ने वो आइडेंटिफाई नहीं करी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक से ज्यादा भी रिलेटेड पार्टी हो सकती है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को। तो जो न्यू रिलेटेड पार्टी है उसके ऊपर भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करूंगा। क्यों? बिकॉज मुझे एक न्यू इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई है, और अगर मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के छुपाई है तो मैं किसको कंसीडर करूंगा भाई, किसको कंसीडर करूंगा। तो इस टॉपिक के अंदर, अच्छा इस टॉपिक के अंदर अगर मैं देखूं, इस टॉपिक के अंदर मैं देखूं तो इसमें जितनी भी चीजें हैं प्यारे बच्चों, जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी हमारे पास कहीं ना कहीं से उठ के आ रही हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है। हमारे पास एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो प्लानिंग की चीजें पूरी की पूरी है हमारे पास, ये कहां से उठ के आई हैं, आइजा 315 से। आइजा 315 के बेसिस में हमने रिस्क आइडेंटिफाई करें। रिस्क होता है क्या है, एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। आईएफआरएस क्या कहता है कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टी को आपने आइडेंटिफाई करना है। रिस्क केस के मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी को आइडेंटिफाई नहीं करी होगी। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों। आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना है, द रिस्क केस के मैनेजमेंट ने आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज ना किया हो, आरपी को अकाउंट फॉर करना है, एंड द रिस्क केस के मैनेजमेंट ने आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर सही नहीं किया हो, बिकॉज ट्रांजैक्शन या तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे होगी, या ट्रांजैक्शंस में क्या इन्वॉल्व हो रहा होगा, फ्रॉड हो रहा होगा, या ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ में नहीं होगी प्यारे बच्चों। के यहां तक बात समझ आती है, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसमें बस अब एक चीज समझ लें, इसमें अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा तो एग्जामिनर आपसे सवाल क्या पूछ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। और मैं आपके साथ कुछ खेलूंगा भी, अगर वो आप खेल समझ गए तो इंशाल्लाह आपका बड़ा फायदा होगा बच्चों। इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, व्हाई देयर इज अ रिस्क ऑन रिलेटेड पार्टी।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्या होगा भाई? एग्जामिनर सिर्फ एक इसको चेंज कर देगा, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है आपको? इसका आंसर क्या है? कॉम्प्लेक्स है, आर्म्स लेंथ पे नहीं है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इनइफेक्टिव है, तभी रिलेटेड पार्टी पे रिस्क ज्यादा हो सकता है। सही है। कौन से रिस्क है भाई रिलेटेड पार्टी के? मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया होगा, फ्रॉड का रिस्क हो सकता है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का रिस्क हो सकता है, और आर्म्स लेंथ। समझ आ रही है मेरे बच्चों को? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑन रिलेटेड पार्टी। जल्दी से बता दें, जल्दी से। प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑन रिलेटेड पार्टी, जबरदस्त। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होंगे। सही है, जो हमने इंक्वायरी करी थी मैनेजमेंट के साथ। क्लियर है? और इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपके पास आ जाए, प्रोसीजर्स अगेंस्ट रिस्क ऑन रिलेटेड पार्टी, इसका आंसर क्या होगा भाई? तो ये फुल टॉस है। आप कहें कि भाई रिस्क कौन सा है मुझे बता दो, ये वाला रिस्क है तो इसका अगेंस्ट ये प्रोसीजर, कंप्लीटनेस का रिस्क है तो ये प्रोसीजर, फ्रॉड का रिस्क है तो ये प्रोसीजर, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का तो ये प्रोसीजर। यहां तक बात समझ आ रही है? तो जरा सा वर्ड ऊपर नीचे हो जाएगा बच्चों तो आंसर चेंज हो जाएगा। सही है, तो बड़ा लॉजिकली चलना है। हमने सवाल में देखना है कि आप कहां खड़े हुए हैं, प्लानिंग पे खड़े हुए हैं कि परफॉर्मेंस पे खड़े हुए हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भाई आप प्लानिंग फेज में हैं और इंगेज, और जो जूनियर टीम मेंबर है उसकी जिम्मेदारी है कि उसने क्या कहते हैं रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना है। सवाल की रिक्वायरमेंट है बताएं जूनियर को आप क्या प्रोसीजर सजेस्ट करेंगे। तो बड़ा ही जनरल, उसने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी नहीं लिखा, बट चूंकि सवाल में उसने प्लानिंग लिखा हुआ है तो आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लिखेंगे। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक सिनेरियो दिया हुआ होगा जिसके अंदर हमारे पास आरपी के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रही होगी वो ट्रांजैक्शन क्या होगी? वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी। डन हो गया भाई? तो अगर ये सिनेरियो अगर आपने सवाल में पिक कर लिया कि ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो आप आंसर अपना यहां से लिख देंगे। लेकिन एग्जामिनर कर क्या रहा है? एग्जामिनर कर ये रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 बना रहा है वो, और क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से बना रहा है कि रिलेटेड पार्टी को ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया, ऐसा ही है। और जब ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करा और जब ट्रांजैक्शन को देखा तो ट्रांजैक्शन भी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और सवाल के मार्क्स हैं 10। प्यारे बच्चों, अब कितने, अब कौन से सिनेरियो अप्लाई हो रहे हैं इसके अंदर? सर अब इसके अंदर हमारे पास 2 सिनेरियोस अप्लाई हो रहे हैं। सही है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी आएगा और एक न्यू रिलेटेड पार्टी है जो कि ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करा है, मैनेजमेंट ने उसको कम्युनिकेट नहीं करा है। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मेरी बात सुनते रहना है सबने, मेरी बात सबने सुननी है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, उसको आइडेंटिफाई करता है ऑडिटर, और जब ऑडिटर उसको आइडेंटिफाई करता है तो पता चलता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स हुई है ईयर एंड पे, और अगर ये सेल नहीं होती तो कंपनी के कोविनेंट ब्रीच हो जाता है। अब सवाल ये आ गया कि ट्रांजैक्शन जो है वो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है। जब ऑडिटर ने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करी है तो इसका मतलब है कि मुझे एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। याद आ रहा है? मुझे रिस्क असेसमेंट रिवाइज करने पड़ेंगे, वो सारे प्रोसीजर्स में लिख दूंगा। सही, जो 5-6 प्रोसीजर्स पड़े थे, कौन से वाले? ये वाले। डन हो गया भाई? तो ये तो मैंने मार्क्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूं कि जो मैनेजमेंट ने मुझे नहीं बताया तो इसका मतलब है आरपी डिस्क्लोज होनी चाहिए थी। क्या मैनेजमेंट ने आरपी को डिस्क्लोज किया है? तो क्या ये मिस स्टेटमेंट है? मिस स्टेटमेंट 2 वजूहात की वजह से होती है, एरर की वजह से और पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की वजह से। क्या हालात ऐसे हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को बच्चों? तो जब पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड आ जाएगा तो आइजा 240 का जो हमने ऑब्जेक्टिव 3 पढ़ा था कि अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट, याद आ रहा है बच्चों? अगर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो मैं अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करूंगा। याद आ रहा है? मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, जितने भी ऑडिट एविडेंस मिले, जितने भी रिटर्न रिप्रेजेंट मिले, उन सबको रीवैल्यूएट करूंगा। याद आ रहा है मेरे बच्चों को? विड्रॉ करूंगा, लीगल एडवाइस लूंगा। बच्चों याद आ रहा है? अच्छा, और फिर एक और मसला यह है कि अगर तो कोविनेंट ब्रीच हो जाते हैं तो कोविनेंट ब्रीच होना क्या कहलाता है? जल्दी से बता दे, कोविनेंट का ब्रीच होना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ये एक इवेंट और कंडीशन है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकता है। किस चीज के ऊपर? गोइंग कंसर्न के ऊपर। तो आइजा 570 भी ट्रिगर कर जाएगा। तो इसका मतलब यह कि सवाल आरपी से होगा, आरपी से भी आंसर बनेगा मेरा आंसर आइजा 240 फ्रॉड से भी बनेगा, मेरा आंसर आइजा 570 से भी बनेगा, और अगर उसने रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन आपसे पूछनी तो आइजा 700 की सीरीज से भी आपका आंसर बनेगा। क्या ये लिंकिंग मेरे बच्चों को समझ आ रही है? तो हमारे रिवीजन का पर्पस है कि जो पुराना पढ़ते रहेंगे उसको सवाल में इस तरीके से आपके सामने पेश करूंगा कि हमारी लिंकिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। ठीक हो गया मेरे भाई? तो कुछ भी नहीं है, तो पढ़ा हुआ हमने सारा। सही है। एक सवाल जो कि बड़ा एक्सपेक्टेड है वो ये है,
क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो आपसे ये कहता है कि जी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लैंड सेल कर दी और मैनेजमेंट ने, होल्डिंग कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल में ये डिस्क्लोज्ड किया है कि जो ट्रांजैक्शंस है वो आर्म्स लेंथ पे है। रिक्वायरमेंट बताएं आप क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। कंपेयरिंग टर्म्स, तो भाई लैंड तो एक ही होती है, सही है, तो आप कंपेयर तो कर नहीं सकते, तो ये अगर आपने कंपेयरिंग टर्म्स लिख दिया तो आपने भंड मार दिया। जल्दी दूसरा, एक्टिव मार्केट, लैंड की कोई एक्टिव मार्केट होती है? होती है, ये भी नहीं कर सकता। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें क्या होगा। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के ऊपर कौन से 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं? अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है तो आइजा 500 और अगर ऑडिटर एक्सपर्ट है तो आइजा 620। सवाल कहां से आया है, जल्दी से बता दें सवाल कहां से आया है, आंसर कहां से है, समझ आ रही है? तो एग्जामिनर अगर चाहे तो इस तरीके से भी आपके साथ खेल सकता है। तो फेस पे आपको रिलेटेड पार्टी लिख के देगा, आंसर आपके एक्सपर्ट से होगा। फेस पे आपको रिलेटेड पार्टी लिख के देगा, आंसर आपका गोइंग कंसर्न और 240 से होगा। क्या मेरे बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? बच्चों एक चीज सुन लें, अगला हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो है आइजा 570 गोइंग कंसर्न। डन हो गया। अगेन इस स्टैंडर्ड में भी कितनी चीजें हैं? प्लानिंग है, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग है। अगर गोइंग कंसर्न के ऊपर प्लानिंग फेज में मैंने क्या आइडेंटिफाई करना है? रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो गोइंग कंसर्न के ऊपर रिस्क तभी होगा जब क्या होगा, जब क्या होगा, जल्दी से बता दो, जब क्या होगा? जब इवेंट्स और कंडीशंस होंगे। सही है, इवेंट्स और कंडीशंस क्या होते हैं? हर वो चीज रिलेटेड पार्टी पर रिस्क कब होगा? जब रिलेटेड पार्टीज होंगी। सही है, इन्वेंट्री के ऊपर रिस्क कब होगा? जब मार्केट में नया कोई कस्टमर आ जाएगा। इसी तरीके से गोइंग कंसर्न के ऊपर रिस्क तब होगा जब इवेंट्स और कंडीशन होंगे। तो जब इवेंट्स और कंडीशन होते तो इवेंट्स और कंडीशन होते क्या है? हर वो चीज जो कंपनी के ऑपरेशंस को, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को और कंपनी के कैश फ्लोस को एडवर्सली अफेक्ट करे। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? हर वो चीज जो कंपनी के ऑपरेशंस को, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, कंपनी के कैश फ्लोस को एडवर्सली अफेक्ट करे। बच्चों क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो आइजा ने आपको इवेंट्स और कंडीशन की कुछ एग्जांपल्स दिए, लेकिन हमने सिर्फ उस एग्जांपल से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी में इवेंट्स और कंडीशंस मौजूद हैं जो कि एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न का रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा। अच्छा, रिस्क होता क्या है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट बी इक्वल टू IFRS। तो हमने ये पढ़ना है कि गोइंग कंसर्न के ऊपर तो आइजा है, इसके ऊपर IFRS कौन सा है? इसके ऊपर IFRS है IS1। और IS1 क्या कहता है? IS1 कहता है कि भाई अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो उसको आपने क्या करना है? एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है। ऐसा ही है। अच्छा, तो परफॉर्मेंस फेज में जब मैं जाऊंगा तो यहां पे आइजा ने मुझे कुछ परफॉर्मेंस फेज के प्रोसीजर बताए। मैं मैनेजमेंट से गोइंग कंसर्न की असेसमेंट लूंगा, मैं मैनेजमेंट से कैश फ्लोज एंड P&L के फोरकास्ट लूंगा, मैं चेक करूंगा कि एजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं है, मैं चेक करूंगा कि डेटा कंप्लीट एंड एक्यूरेट है कि नहीं है, मैं चेक करूंगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं चेक करूंगा लोन एग्रीमेंट, मैं चेक करूंगा, मैं इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? लेकिन जो इवेंट्स और कंडीशन सवाल में दिए हुए होंगे, मुझे कुछ इवेंट्स और कंडीशन अपने आंसर में उसको भी एड्रेस करना होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। तो ये कुछ जर्नल प्रोसीजर्स हैं जो कि आपने लिखने ही लिखने हैं, लेकिन सवाल में अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट और कंडीशन है, फॉर एग्जांपल प्लांट में आग लग गई और मैनेजमेंट कहती है हम गोइंग कंसर्न है बिकॉज हमें इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा, तो क्या इन प्रोसीजर्स में इंश्योरेंस कवर हो रहा है? क्या इन प्रोसीजर्स में इंश्योरेंस कवर हो रहा है प्यारे बच्चों? नहीं। तो जब इंश्योरेंस कवर नहीं हो रहा तो मुझे अपने आंसर में स्पेसिफिकली इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ लिखना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई? और फिर तीसरी चीज हमारे पास आती है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग को मेरे प्यारे बच्चों सुन लो, जब भी हमें काम ये करते हैं रिपोर्टिंग के लिए, क्विकली ये काम कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग के लिए अगर जब भी कोई इवेंट्स और कंडीशन होंगे तो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है। डन हो गया भाई? या तो मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करेगी या मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करती है तो मैनेजमेंट ये कंक्लूड करती है या तो गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है या गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है प्यारे बच्चों, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है तो क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? या तो मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती होगी या मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है? हाँ जी डिस्क्लोज किया है, नहीं जी डिस्क्लोज नहीं करा। अगर मैनेजमेंट ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है तो आप कौन सी ओपिनियन देंगे मेरे प्यारे बच्चों? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन
इस मैटर को कहाँ कम्युनिकेट करेंगे? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न के सेक्शन में। अगर मैनेजमेंट इसको एडिक्वेट डिस्क्लोज नहीं करा तो फाइनेंशियल IFRS की खिलाफ वर्जी है। अगर इसका इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो एडवर्स ओपिनियन। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एडिक्वेट डिस्क्लोजर जाना चाहिए। अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज कर देती है तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करती तो आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देंगे बच्चों, सही है। और अगर गोइंग कंसर्न असेसमेंट मैनेजमेंट नहीं करती तो ये स्कोप लिमिटेशन है। अब आपको नहीं पता कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। अगर इसका इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अब इसी चीज़ को मैं क्विकली आपको स्मार्ट हैंडआउट से क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। ये कंपनी है, कंपनी के अंदर के लोग और कंपनी के बाहर के लोग और कंपनी के असास से हर चीज़ जो दिख रही है वो है नहीं। वो सारी की सारी क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। वो सारे के सारे क्या हैं, जल्दी से बता दें। वो इवेंट्स और कंडीशन है बच्चों, सही है। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी है तो कंपनी को बड़ा फख्र है इसके ऊपर कि इससे तो मैं पैसे कमाऊंगा। लेकिन अगर इस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आग लग गई, अगर इस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई फॉल्ट आ गया तो ये प्लांट एंड मशीन ही नहीं रह गया। प्लांट एंड मशीनरी क्या बन जाएगा? इवेंट्स और कंडीशन बन जाएगा, सही है। मुझे अपने शेयर होल्डर पे बड़ा फख्र है कि मैं जब इनसे पैसे मांगते हैं मुझे पैसे दे देते हैं, कल को यही शेयर होल्डर कंपनी को बंद करते हैं, सही है। मुझे अपने बैंक पे बड़ा फख्र है कि बैंक के साथ मेरे अरेंजमेंट अच्छे चल रहे हैं, टर्म्स अच्छे चल रहे हैं। लेकिन कल को अगर मेरे कोवेनेंट ब्रीच हो गए, मैंने एक पेमेंट भी डिफॉल्ट कर दी, बैंक सारा का सारा पैसा मुझसे इमीडिएटली मांग लेगा। मुझे अपने कस्टमर से बड़ा फख्र है कि बड़े लॉयल कस्टमर है मेरे, सही है। लेकिन कल को ये कस्टमर बेचारा खुद बैंक करप्ट हो गया या इसका इंतकाल हो गया या कंप्यूटर के पास चला गया तो यही कस्टमर मेरे लिए क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। ये लेबर मुझे बड़ा फख्र है कि ये मेरी कंपनी में बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, लेकिन कल को ये लेबर स्ट्राइक पे चला जाए, लेबर की शॉर्टेज हो जाए तो यही चीज़ मेरे लिए क्या बन जाएंगी बच्चों, जल्दी से बता दें। तो एक ऐसे इवेंट और कंडीशन बन जाएगी। क्यों? बिकॉज ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं या इसके अलावा हर वो चीज़ जो किसी तरीके से आपके कैश फ्लोज को, आपके प्रॉफिटेबिलिटी को और आपके ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करेगी प्यारे बच्चों, तो ये आपका कहलाएगा, सही है। अच्छा, अगली चीज, जब ये इवेंट्स और कंडीशन होंगे तो इस पे ऑडिटर एक रिस्क आइडेंटिफाई करेगा, सही है। रिस्क आइडेंटिफाई करेगा, जब रिस्क आइडेंटिफाई करेगा तो फिर अब परफॉर्मेंस फेज में आके इसी रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। और प्रोसीजर क्या होगा? मैनेजमेंट से गोइंग कंसर्न की असेसमेंट लूंगा, कैश फ्लोज एंड पीएनएल फोरकास्ट लूंगा, सब्सिक्वेंट टेरिम एफएस लूंगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लूंगा, इन हाउस लीगल काउंसिल लूंगा, एडुकेसी और बोरिंग फैसिलिटीज देखूंगा, सही है। और फिर उसके बाद ये आपके पास रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर हो बच्चों यहाँ पे? अब गोइंग कंसर्न के ऊपर आपके पास क्या सवाल एक्सपेक्टेड है? गोइंग कंसर्न के ऊपर आपके पास जो पहला सवाल एक्सपेक्टेड है वो ये है कि वो गोइंग कंसर्न के ऊपर आपसे क्या पूछ सकता है? रिस्क पूछ सकता है। मतलब एक सवाल होगा और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि इन द अबव सिनेरियो मुझे रिस्क बताएं। तो गोइंग कंसर्न के ऊपर रिस्क क्या होता है? पहला रिस्क ये होता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस से बना लिए हैं? गोइंग कंसर्न बेसिस पे। दूसरा रिस्क जो गोइंग कंसर्न पे होता है वो ये होता है कि जी गोइंग कंसर्न बेसिस तो अप्रोप्रिएट है, लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसको मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड नहीं किया होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ सकता है कि वो आपसे कहे कि इन द अबव सिनेरियो इवैल्यूएट भी करें और ऑडिट प्रोसीजर्स भी बताएं। इन द अबव सिनेरियो इवैल्यूएट भी करें और ऑडिट प्रोसीजर बताएं। और सवाल के अंदर हमारे पास क्या चीजें मेंशन होंगी? सवाल में क्या मेंशन होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। सवाल में क्या मेंशन होंगे? इवेंट्स, और अगर जिस बच्चे ने इवेंट्स और कंडीशन पिक कर लिया तो उसको इवैल्यूएट करना भी आसान हो जाएगा और उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स को लिखना भी आसान हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सवाल दिया हुआ है इस तरीके से कि कंपनी का एक मेजर कस्टमर शिफ्ट हो गया कॉम्पिटिटर के पास, ठीक है, और जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर गए। देयरफॉर वो बैंक को टाइमली बेसिस पे पेमेंट नहीं कर सके। और बैंक जो है और सप्लायर को भी टाइमली बेसिस पे पेमेंट नहीं कर सके। अगर सवाल आता है और वो आपसे कहता है इवैल्यूएट करो, सवाल किस तरफ जा रहा है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। तो आप कहेंगे भाई ये सारे के सारे क्या है? ये इवेंट्स और कंडीशन है। और ये इवेंट्स और कंडीशन क्यों है? बिकॉज अगर मेजर कस्टमर शिफ्ट हो गया है तो मेरे कैश फ्लोज और ऑपरेशंस में इंपैक्ट आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आएगा। अगर बैंक को मैं टाइमली बेसिस पे नहीं दे पा रहा तो मेरे कैश फ्लोज पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा बिकॉज मुझसे सारा पैसा मांग लेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? और फिर वो अगर आपसे पूछे कि मुझे ऑडिट प्रोसीजर बताएं, तो जो हमने जनरल प्रोसीजर पढ़े थे वो तो थोड़े बहुत लिखने होंगे, लेकिन सवाल में जो इवेंट्स और कंडीशंस होंगी प्यारे बच्चों उससे रिलेटेड मुझे कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लिखना पड़ेगा।
क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? प्रोस्पेक्ट करस्पॉन्डेंस, सरफराज जबरदस्त, करस्पॉन्डेंस विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, करस्पॉन्डेंस विद द बैंक, करस्पॉन्डेंस विद द सप्लायर। क्लियर हो बच्चों? इसी तरीके से आपके साथ एक और रिक्वायरमेंट ऐड कर देगा कि मुझे इवेल्युएट भी करें, मुझे ऑडिट प्रोसीजर भी बताएं, और मुझे क्या बताएं भाई? मुझे बताएं रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। गोइंग कंसर्न में सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये कि सवाल में क्या मौजूद होते हैं प्यारे बच्चों? सवाल में क्या मौजूद होते हैं? इवेंट्स और कंडीशन मौजूद होते हैं, लेकिन बच्चा उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। और अगर बच्चे से इवेंट्स और कंडीशन ही पिक नहीं हुआ तो इसका मतलब है आइजा 570 उससे पिक नहीं हुआ। और जब आइजा 570 पिक ही नहीं हुआ तो उसने अपने आंसर में आइजा 570 की कोई भी चीज़ नहीं लिखी, ना प्लानिंग से रिलेटेड, ना परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ना रिपोर्टिंग से रिलेटेड। और यही रीज़न होता है कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट आंसर वो लिख के आ जाता है बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है बच्चों सारे यहाँ पे? अब मुझे बताएं, आप लोगों के कोई सवाल है तो हम उसको एड्रेस कर लें। अब तक हमने जो कुछ पढ़ा, कोई भी सवाल हो मुझे बताओ, मैं उसको एड्रेस कर दूँ। अच्छा, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनते हैं? ऑल्टरनेटिव बेसिस पे। ऑल्टरनेटिव बेसिस क्या होता है? ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो ये नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट में आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट में आता है, करंट एसेट में आता है? जल्दी से बताओ। नॉन करंट एसेट में आता है, सही है। और इस तरीके से मेरे पास एक नॉन करंट लायबिलिटी है जिसका नाम है बैंक लोन। अगर मैं एफएस ऑल्टरनेटिव बेसिस पे बनाऊंगा तो इसका मतलब है मैं कंपनी बंद करने जा रहा हूं। जब मेरी इंटेंशन है बंद करने की, जब मैं कंपनी बंद करने जा रहा हूं, तो क्या ये प्लांट एंड मशीनरी अभी भी नॉन करंट एसेट है? क्या ये मुझे 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा? तो ऑल्टरनेटिव बेसिस जब मैं बनाऊंगा तो उसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? मुझे करंट एसेट पे, बिकॉज मैं बेचूंगा। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, या वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होता है, या मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होता है? क्या आपने उसको मेजर करना है किस चीज के ऊपर? रिकवेबल अमाउंट, जो कि वैल्यू इन यूज है, और फेयर वैल्यू है। ये हमारे पास क्राइटेरिया है ना। क्या मैं प्लांट को यूज कर रहा हूं तो मुझे किस बेसिस पे डिटरमाइन करना पड़ेगा? इसी तरीके से मुझे अगले बैंक लोन मैंने 10 साल के लिए लिया था, क्या ये अभी भी 10 साल पे मैं इसको नॉन करंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करूंगा? तो मेरे भाई ये कहलाती है ऑल्टरनेटिव बेसिस। डन हो गया मेरे बच्चों? ऑडिट प्रोसीजर वही लिखना होता है जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर होता है। अच्छा, इस्माइल का बड़ा जबरदस्त सवाल है कि सर अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, सही है, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है मैनेजमेंट ने, सही, मैनेजमेंट इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है। अगर मैनेजमेंट इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर देती है तो आपने जो ओपिनियन देना होगा वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना होगा, सही है। और आप मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन नहीं डालोगे, नहीं डालोगे, नहीं डालोगे। सुन लो मेरी बात, क्यों? बिकॉज मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, लेकिन शोल्डर को ये बताना जरूरी है कि भाई मुश्किलात आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो गई हैं। समझ आ रही है बात? लेकिन मुश्किलात जो आई थी इस साल उसको आपने डिस्क्लोज करना लाजमी है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करती तो ये मिस स्टेटमेंट है, इंपैक्ट मटेरियल होगा तो क्वालिफाइड। लेकिन सर अगर मटेरियल का सेक्शन नहीं आएगा तो फिर ये कहाँ आएगा? तो फिर डिपेंड करते हैं कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। अगर ये कंपनी लिस्टेड है और आपने गोइंग कंसर्न के ऊपर काम किया तो आप कैम में डाल देंगे, और अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो कैम आएगा नहीं, तो फिर इस मैटर को आप इंफेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में भी कम्युनिकेट कर सकते हो। डन हो गया बच्चों? इसके अलावा कोई सवाल? सब्सिक्वेंट इवेंट भी हो सकता है मात साहब। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर 2024 है और 28 फरवरी 2025 को प्लांट में आग लग जाती है, तो चूंकि ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है तो प्लांट की इंपेयरमेंट आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट इसकी वजह से गोइंग कंसर्न का जो मसला हो गया उसको आप लाजमी ईयर एंड पे कंसीडर करेंगे। मोहम्मद ओन अब्बास का एक सवाल है कि सर गोइंग कंसर्न असेसमेंट अप्रोप्रिएट हो तो फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी कैसे होगी? इसकी कोई एग्जांपल देते हैं। बड़ी सिंपल से एग्जांपल है यार। एक कंपनी है, बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी, प्लांट में आग लग गई। जब प्लांट में आग लग गई तो प्लांट इंश्योर्ड था। कंपनी से पूछा, हाँ भाई कंपनी चलानी है? उसने कहा भाई हम तो कंपनी चलाएंगे और हमारा तो प्लांट इंश्योर्ड था तो हमें पैसे मिल जाएंगे। तो गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट बिकॉज कंपनी की इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है, लेकिन पता नहीं इंश्योरेंस वाला पैसा देगा या नहीं देगा, ये अनसर्टेनिटी होती है प्यारे बच्चों। डन हो गया बच्चों? चले जी, थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।